कैसे हैं दोस्तों। वर्ल्ड वार 2 के अंदर अमेरिकन एयरफोर्स को एक मसले का सामना था। वो मसला ये था कि उनके बहुत ज़्यादा जहाज़ तबाह हो रहे थे, हवाई जहाज़। तो उन्होंने जहाज़ को तबाही से बचाने के लिए, बॉम्ब से बचाने के लिए अपने हवाई जहाज़ों पर आर्मर चढ़ाना था। आर्मर उस मेटालिक शील्ड को कहते हैं कि जो हवाई जहाज़ की हिफाजत करती है बॉम्ब से। लेकिन अब वो पूरे जहाज़ पे आर्मर नहीं चढ़ा सकते थे। आर्मर बहुत ज़्यादा भारी मेटल की शील्ड होती है। सो अगर वो पूरे जहाज़ पे चढ़ा देते तो उनको फ्यूल का मसला था। आखिर इतना भारी जहाज़ वो कैसे फ्यूल लेके चलता जहाज़ में। तो उन्होंने बस थोड़ी सी जगह पे आर्मर लगाना था, ज़्यादा वो लगा नहीं सकते थे। सो उन्होंने इस मसले के लिए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम यूँ करते हैं, हमारे जो गैराज में पुराने जहाज़ पड़े हैं कि जो जंग से लौट के आ चुके हैं, हम उन जहाज़ों को देखते हैं, उसमें देखते हैं कि किस जगह पे ज़्यादा बॉम्ब होल्स लगे हैं। ज़ाहिर बात है, जहाँ पे ज़्यादा बॉम्ब होल्स लगे होंगे, जहाँ पे ज़्यादा तबाही नज़र आएगी हमें जहाज़ों पे, तो वहाँ पे हम आर्मर चढ़ा देंगे, क्योंकि वहाँ पे आर्मर चढ़ाने से उनके चांसेस ज़्यादा हैं बचने के। खैर, उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन जब उन्होंने दोबारा जहाज़ों को भेजा जंग के लिए, तो हैरानी हुई कि पहले से भी ज़्यादा जहाज़ तबाह हो रहे हैं। अच्छा, उनको ये मसला समझ नहीं आ रहा था। एक मैथमेटिशियन ने बड़े मज़ाक़खेज़ अंदाज में उन्हें कहा कि आप गलत कर रहे हैं। वो मैथमेटिशियन था अब्राहम वाल्ड। अब्राहम वाल्ड ने कहा कि दरअसल आप आर्मर जहाज़ में उस जगह पे चढ़ाएं कि जहाँ पर बॉम्ब होल्स नहीं हैं, यानी इंजन पर। क्योंकि उनके गैराज में जो जहाज़ बच के आ चुके थे उनमें इंजन पे बॉम्ब होल्स नहीं थे, बल्कि परों पर थे या पीछे जो बैक उसकी दुम होती है जहाज़ की, वहाँ पे ज़्यादा बॉम्ब होल्स थे, लेकिन इंजन पे उन्हें नज़र नहीं आ रहे थे। अब्राहम वाल्ड ने कहा कि मसला ये है कि आप इंजन पे बॉम्ब होल्स इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि जंग के दौरान जिन जहाज़ों पे के इंजन पर बॉम्ब्स लगे हैं वो वहीं पे तबाह हो गए हैं और वापस गैराज में नहीं आ सके। इसलिए आपको गैराज में जो पुराने जहाज़ दिख रहे हैं जो जंग से वापस लौट के आए हैं, उनमें से एक भी जहाज़ ऐसा नहीं है कि जिसके इंजन पे आपको बॉम्ब होल्स नज़र आ रहे हों। तो आप जहाज़ में उस जगह पर यानी इंजन पर आर्मर चढ़ाएं और बाकी जगह को खाली छोड़ दें। अब उन्हें सेंस समझ आई कि हाँ, वाक़तन ये हमारी गलती थी, हमने इस तरह इस अंदाज से नहीं सोचा था। ये एक अगर चाहे एक सादा सा मसला लगता है, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन इसके पीछे भी मैथमेटिक्स है। सो ये वाक़या बड़ा इंटरेस्टिंग था। और ये किस बुक का है? हाउ नॉट टू बी रॉन्ग, द पावर ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग। हम इसी बुक को थोड़ा सा डिस्कस करूँगा मैं यहाँ पे। इसके जो कुछ बेसिक आइडियाज़ हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, मैं आपको वो यहाँ पे एलेबोरेट करूँगा। ये बुक मैंने पढ़ी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी। सो मैंने इसके कोट्स, इंग्लिश कोट्स मैंने इसके यहाँ पे लिखे हैं। सो मैं उनको भी आपके सामने पढ़ूँगा और अपने तौर पे एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने इससे क्या क्या समझा है। सो पहले बात यह है कि ये जो बुक है हाउ नॉट टू बी रॉन्ग, द पावर ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग, ये लिखी है जॉर्डन एलनबर्ग ने। ये मैं नाम टू बी ऑनेस्ट मैंने इस तरह याद किया था कि मैंने जॉर्डन पीटरसन का जॉर्डन लिया, एलन मस्क का एलन लिया और मार्क ज़करबर्ग का बर्ग लिया, और मैंने इन तीनों को मिला के जॉर्डन एलनबर्ग, ये नाम मैंने इस तरह याद किया। खैर, आथर का नाम है ये। और ये प्रोफेसर हैं, मैथमेटिक्स के रिसर्चर हैं, स्टेटिशियंस हैं और बड़े फेमस मैथमेटिशियन हैं। इनकी ये जो बुक है द हाउ नॉट टू बी रॉन्ग, द पावर ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग बुक रही है अपने साल, यानी जिस साल ये पब्लिश हुई, यानी 2014 में।
आप अगर देखें इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, तो इनकी आपको ऑफिशियल इस पे सेशन नज़र आ जाएगा इसी बुक के ऊपर जो इन्होंने दिया है यूट्यूब के ऊपर, ये प्रोफेसर ने। खैर, डू यू फाइंड मैथमेटिक्स चैलेंजिंग और परहैप्स इररेलेवेंट टू व्हाट यू डू एवरी डे? Many people think math is best left in classroom, but in reality it touches our daily lives in profound ways. Mathematics is the science of not being wrong. यानी आप ये समझते हैं कि मैथमेटिक्स तो महज क्लासरूम की हद तक है, हमने वहाँ पे स्कूलों में पढ़ी है, बस छोड़ दी है, नंबरों के लिए पढ़ी थी, अब इसका क्या फ़ायदा। हालांकि मैथमेटिक्स तो असल आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती है। मैथमेटिक्स वो साइंस है कि जो आपको गलतियों से बचाती है। मैथमेटिक्स जो है वो कॉमन सेंस की साइंस है, ये पूरी कॉमन सेंस पे बेस करती है, लेकिन ये सिर्फ कॉमन सेंस पे बेस नहीं करती, ये हमारी कॉमन सेंस को एक्सटेंड करती है। जाहिर बात है हमारी मेंटल एबिलिटी इतनी नहीं है कि हम इतने इंट्यूटिव वे में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करें, तो उसमें फिर हम मैथमेटिकल टूल्स को यूज़ करते हैं, हम उसमें सिंबल्स को यूज़ करते हैं, नंबर्स को यूज़ करते हैं, इक्वेशंस को यूज़ करते हैं, और बड़े बड़े रियाज़ाती मसाइल जो हैं वो हम इजीली सोल्व आउट कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स एक टूल है, वो ये बताना चाह रहे हैं प्रोफेसर जॉर्डन एलेनबर्ग। खैर, तो इस बुक के बेसिकली 5 पार्ट्स हैं और टोटल 18 लेसन्स हैं। सो पहला पार्ट है इसका लीनियरिटी के नाम से, और लीनियरिटी में पहले पार्ट में बेसिकली जॉर्डन एलेनबर्ग जिस चीज़ को एलेबोरेट कर रहे हैं, जिस चीज़ को बताना चाह रहे हैं, वो ये है कि डोंट एज्यूम दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी विल रिमेन द सेम ओवर टाइम, इट इज़ लीनियर, इट विल बी दैट एजम्पशन शुड बी प्रूव्ड। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी चेंज को देखते हैं और वो एक वक्त में कांस्टेंट नज़र आ रहा है, हमें एक लिनियरिटी में नज़र आ रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो चेंज हमेशा के लिए वैसा ही रहेगा। उसकी जो स्पीड है, उसकी जो रेट ऑफ चेंज है वो वही रहेगी। उसकी मिसाल वो इस तरह देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका में एक जर्नल पब्लिश हुआ कि 2048 में सारे अमेरिकन जो हैं वो फैट हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। उन्होंने ये नतीजा, जर्नल ने उस जरीदे में किस बिना पर पेश किया गया ये नतीजा, उन्होंने एक ग्राफ बनाया कि जिसमें उन्होंने उस चेंजिंग को दिखाया कि किस तरह ये ग्राफ जो है वो लीनियरली ऊपर को जा रहा है, मोटापे का ग्राफ पॉपुलेशन के साथ साथ। लेकिन उन्होंने उसकी लीनियरिटी को एज्यूम किया, यानी कि क्योंकि वो अभी यूँ सीधा जा रहा है तो वो आगे ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2048 है और ये यूँ ग्राफ जा रहा है तो वो सीधा नहीं जाएगा, बल्कि बाय टाइम वो कर्व होता जाएगा एक पैराबोला की फॉर्म में और वापस एक स्ट्रेट हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि 2048 में सारे अमेरिकन मोटे नहीं होंगे, बल्कि मे बी 60%, 70%, मैक्सिमम 80% हो जाए, लेकिन सारे अमेरिकन जो है वो मोटे नहीं होंगे। ज़ाहिरी बात है, हर एक की अपनी जेनेटिक्स भी होती है, हर एक के अपने वहाँ पे हेल्दी लोग 2048 में भी होंगे। तो ये सिर्फ उस जर्नल की एक गलत एजम्पशन थी, और वो एजम्पशन किस बेस पे थी कि उन्होंने लीनियरिटी को कांस्टेंट एज्यूम कर लिया था। खैर, तो ये है इस बाब का मेन पॉइंट जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा यहाँ पे वो एक ज़ीनोस पैराडॉक्स को भी डिस्कस करते हैं। ज़ीनो पैराडॉक्स का आपको पता है ना कि ज़ीनोफ ग्रीक फ़िलोसोफर हैं, तो उन्होंने ज़ीनो ने जो है ये पैराडॉक्स दिया था, ये सवाल किया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊँ तो एक कछवा
और एक खरगोश रेस लगा रहे हैं। वो रेस लगा रहे हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल कछुआ जो है वो खरगोश से 1 मिनट पहले दौड़ना शुरू करता है और कुछ आगे पहुंच जाता है। ये खरगोश है, ये कछुआ है। तो खरगोश कभी भी उस कछुए की रफ्तार तक नहीं पहुंच पाएगा, उस कछुए की डिस्टेंस तक नहीं पहुंच पाएगा। वाई? क्योंकि जब खरगोश आधा फासला तय करेगा तो कछुआ आधा फासला और तय कर चुका होगा, फिर खरगोश आधा फासला तय करेगा, कछुआ आधा फासला और तय कर चुका होगा, फिर खरगोश आधा फासला तय करेगा, कछुआ अपने डिस्टेंस का आधा फासला और तय कर चुका होगा। तो ये एक पैराडॉक्स था जीनों का टाइम और स्पेस के अंदर। तो इसको भी उन्होंने इसमें बयान किया है जीनोस पैराडॉक्स को। लेकिन इसमें भी वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक ख्याली एजम्पशन है। हाँ, ये इन्फिनिटी और जो डिस्टेंस का और इन्फिनिटेसिमैलिटी का जो कंसेप्ट है उसको कंफ्यूज किया जाता है इस पैराडॉक्स के अंदर। खैर, इस पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की गई जीनोस पैराडॉक्स के अंदर, तो मैं इसे स्किप करता हूँ और आगे चढ़ता हूँ। अगर देखा जाए हम आगे, जो इसका सेकंड चैप्टर है इन्फेरेंस के नाम से है, और उसके बाद सेकंड पार्ट इसके इन्फेरेंस के नाम से, और उसके बाद एक चैप्टर आता है छठा चैप्टर इसका, द बाल्टीमोर स्टॉक ब्रोकर एंड द बाइबल कोड। बाइबल कोड में वो ये बताते हैं कि ये जो जेविश पीपल हैं, एक ख़ास तरह का उनमें एक ऑर्थोडॉक्स तबका है कि जो अपनी पुरानी जो बाइबल है उसके अंदर डिफरेंट तरह के पैटर्न्स ढूंढ के वर्ड्स के और उससे फ्यूचर की प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एक बिल्कुल तुक्के लगाने वाली बात है। आप इसी तरह की जो प्रेडिक्शंस हैं फ्यूचर के बारे में वो शेक्सपियर की किताब से देख के भी कर सकते हैं, या अगर हमारी देसी ज़बान में बात की जाए तो आप मिर्ज़ा गालिब के अशार से जो है ना वो वर्ड्स की सिमिलैरिटी मालूम करके उससे भी फ्यूचर के प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, जिस तरह से यहूदी करते हैं अपने एक बड़े मज़ाहिया तरीके से। तो उन्होंने कहा ये सारी तुक्के वाली बातें हैं। खैर, अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार एक उन्होंने एनालॉजी दी है, द बाल्टीमोर स्टॉक ब्रोकर। हाँ, ये बड़ी मज़ेदार समझने वाली चीज़ है। अगर सपोज़ करें कि आपको एक दिन आपके घर में एक लेटर आया है, आप एक इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, आपके घर पहली बार एक लेटर आया है किसी अनजान शख्स का, और उसने कहा है कि इस वीक स्टॉक मार्केट ऊपर को जाएगी, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा इस वीक। अच्छा, आपने देखा वाक़तन एट द एंड ऑफ वीक स्टॉक मार्केट ऊपर को गई। चलें, कोई बात नहीं, तुक्का लग गया होगा। अगले हफ्ते फिर उसी शख्स का लेटर आता है, उसमें क्या होता है कि स्टॉक मार्केट, वो कहता है कि स्टॉक मार्केट इस हफ्ते नीचे को आएगी। आप कहते हैं देख लेते हैं, वाक़तन एट द एंड ऑफ वीक स्टॉक मार्केट नीचे को आ जाती है। आप ज़रा सा हैरान होते हैं कि ये क्या बात हुई। चलें, उसने कहा तुक्का लग गया होगा, आपने कहा। अगले हफ्ते फिर एक आपको लेटर आता है जिसमें वो शख्स आपको कहता है कि इस हफ्ते स्टॉक मार्केट ऊपर को जाएगी। आप कहते हैं देखते हैं, हाँ वाक़तन ऊपर को गई है। अगले हफ्ते लेटर आता है उसी शख्स का उसी एड्रेस से, वो कहता है कि इस हफ्ते भी स्टॉक मार्केट ऊपर को जाएगी। यानी कि जिस तरह वो कह रहा है कि इस हफ्ते स्टॉक मार्केट ऊपर को जाएगी या नीचे को जाएगी, एंड एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है उसकी प्रेडिक्शंस के मुताबिक। अब अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर आप 10 हफ्तों से मुसलसल उसका लेटर आ रहा है और एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है जिस तरह वो कहता है, स्टॉक मार्केट कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, और उसकी प्रेडिक्शन के मुताबिक स्टॉक मार्केट चल रही है, तो मैं 10वें हफ्ते आपसे पूछता हूँ कि क्या जिस शख्स का आपको हर वीक लेटर आता है, जो ये सारे आपको प्रेडिक्शन बताता है जो सही साबित हो जाती हैं, क्या वो शख्स कोई अनाड़ी हो सकता है? क्या वो शख्स महज
तुक्के की बेस पे ये बात करता है या वो कोई एक्सपर्ट है स्टॉक मार्केट। आप कहेंगे कि यार वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और मैं तो उसे पैसा देने के लिए तैयार हूँ, जितना वो स्टॉक मार्केट को अच्छी तरह प्रेडिक्ट कर रहा है एक्यूरेटली, और आप उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब ज़रा समझें इस बात को कि एक और वे में समझें इस बात को। क्या उसने लेटर सिर्फ आपको भेजा? दरअसल जब उस स्टॉक ब्रोकर से पूछा गया, या आप पूछते हैं स्टॉक ब्रोकर से, या वो स्टॉक ब्रोकर बताता है कि दरअसल मैंने ये जो लेटर है ये मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को भेजा। आधे लोगों को मैंने ये कहा, हर हफ्ते कहता था कि मैं स्टॉक जो है वो स्टॉक मार्केट इस बार ऊपर जाएगी, और आधे लोगों को मैं कहता था कि स्टॉक मार्केट नीचे को जाएगी। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि मैंने दरअसल 10 हफ्ते पहले मैंने 5,000 मैंने 10,240 लोगों को मैंने लेटर भेजा। 10,240 लोगों को मैंने लेटर भेजा कि जिसमें से आधे लोगों को मैंने ये कहा कि इस बार मार्केट ऊपर को जाएगी स्टॉक मार्केट, और आधे लोगों को मैंने कहा कि इस बार स्टॉक मार्केट नीचे को आएगी। तो चलिए अगर आप डिवाइड करें 10,240 को 2 से, तो क्या जवाब आता है 5,120। यानी 5,120 को पहले हफ्ते प्रेडिक्शन उसकी सही साबित हुई, मार्केट ऊपर को गई। अच्छा, अगले हफ्ते फिर वो उन्हीं 5,120 को, एड्रेस वो याद रखता है अपनी लिस्ट में, तो अगले हफ्ते वो उन्हीं को दोबारा मैसेज करेगा 5,120 लोगों को कि इस हफ्ते जो है ना, उनमें से आधे लोगों को कि इस हफ्ते मार्केट ऊपर को जाएगी, आधे लोगों को इस हफ्ते मार्केट नीचे को जाएगी। अच्छा, ठीक है, अगले हफ्ते मार्केट नीचे को आ गई, तो पीछे कितने बच गए? अगर 5,120 को आप 2 से डिवाइड करें तो 2,560 लोग के जिनकी प्रोडिक्शन पिछली 2 बार सही साबित हो चुकी हैं। अब उसने इन 2,560 लोगों को दोबारा से मैसेज किया, उनमें से आधे लोगों को उसने ये ईमेल की लेटर भेजा कि मार्केट ऊपर को जाएगी, आधे लोगों को नीचे को जाएगी। तो डिवाइड, अगर इसको आप 2560 को आप 2 से डिवाइड करें तो ये बच जाएगा 1280। फिर 1280 को उसने अगले हफ्ते आधों को पॉजिटिव का मैसेज दिया, आधों को नेगेटिव का। तो कुल मिला के बात यह है कि आखिर में इस तरह करते करते 10 हफ्ते बाद उसके पास 10 लोग बच गए कि जो उससे इस कदर इंस्पायर थे। क्यों? क्योंकि उसके पास 10 लोग वो बच गए कि जिन के लिए प्रेडिक्शंस पिछली सारी 10 की 10 सही साबित हुई थी उस बंदे की। ये बेसिकली ऐसा हिस्ट्री में हुआ नहीं, लेकिन ये एक एनालॉजी दी जाती है स्टॉक ब्रोकर की, बाल्टीमोर स्टॉक ब्रोकर की एनालॉजी से कहते हैं। तो है ना मज़ेदार बात। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी की गेम होती है, लक की गेम होती है, और इस तरह के जो है ना वो तुक्के लग जाया करते हैं जब आप एक बड़े नंबर पे तुक्के लगा रहे हो। खैर, 7वें चैप्टर का नाम है डेड फिश डोंट रीड माइंड्स। इसमें उनका एक सेंटेंस है कि ह्यूमन बीइंग्स आर क्विक टू परसीव पैटर्न्स वेयर दे डोंट एग्जिस्ट। मतलब हम वहाँ पे पैटर्न्स ढूंढ रहे होते हैं कि जहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आप बादलों में बड़ी बड़ी शक्लें देख लेते हैं, तो इसकी वो मिसाल यूँ देते हैं कि एक वो रिसर्च पेपर शाया हुआ था, उन्होंने कहा था कि हमने डेड फिश जो है उसके एक मुर्दा मछली को उन्होंने इंसानों के जज्बाती तस्वीर दिखाई थी, और जब उस मुर्दा मछली के ब्रेन पे रिसर्च की गई और उसके एमआरआई स्कैन किया गया तो वो एग्जैक्टली मैच कर रहा था ह्यूमन एमआरआई से, जब उनको वही इमोशनल पिक्चर दिखाई गई थी। तो वो सिर्फ एक पैटर्न्स की कुछ सिमिलैरिटी उन्होंने वहाँ पे देख ली, और वो सिर्फ एक महज बगैर किसी बुनियादों पे सिर्फ एक
तुक्के की बात थी। सो डेड फिश डोंट रीड माइंड्स। ये तो हम इंसान होते हैं कि जो वहाँ पे पैटर्न्स ढूंढ लेते हैं और सिमिलैरिटीज़ निकाल लेते हैं जहाँ पे उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता। आगे जाके 8वें चैप्टर में वो रिडक्शो एड अनलाइकली चैप्टर का नाम है, वहाँ पर वो इसकी बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में ही। और बेसिकली ये है रिडक्शो एड एब्सर्डम। बेसिकली ये था जिसको उन्होंने कहा है कि रिडक्शो एड एब्सर्डम नहीं होना चाहिए, बेसिकली रिडक्शो एड अनलाइकली होना चाहिए। खैर ये लॉजिक की टर्म्स हैं, इसको छोड़ें आप। आगे अगर चलें, द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एरोस्पेसी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वो एक बड़ी अहम बात करते हैं। इन 2005 a paper was published called why most published research findings are false। क्यों ज़्यादातर जो रिसर्च पब्लिश होती हैं वो झूठी होती हैं। रिसर्च जर्नल जो होते हैं ज़्यादातर वो क्यों गलत होते हैं। उसकी मिसाल वो इस तरह देते हैं कि सपोज़ साइंसदानों ने 10,000 जीन्स को एग्जामिन करना है फाइंड आउट करने के लिए कि कौन से जीन्स जो हैं ह्यूमन जीन्स वो स्किज़ोफ्रेनिया का बायस बनते हैं। अच्छा, स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है बेसिकली। तो वो 10,000 जीन्स पे स्टडी करते हैं और पॉसिबली 10,000 जीन्स में से महज 10 जीन्स होंगे कि जो स्किज़ोफ्रेनिया का बायस बनते हैं। उनमें ये कुछ किसी ख़राबी की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया पैदा होती है बीमारी। लेकिन अब उनके जो एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के जो टूल्स होते हैं वो इतने एक्यूरेट नहीं होते इतने छोटे लेवल पे। और वो ये देखते हैं कि 1,00,000 जीन्स में से अगर वो 1,00,000 जीन्स को स्टडी करते हैं तो 5% जीन्स जो हैं वो उनकी बीमारी के मुताबिक, मतलब कि उनके टेस्ट के मुताबिक उन पे ब्लेम लग रहा है 5% पे कि वो स्किज़ोफ्रेनिया का बायस बन रहे हैं। या इन अदर वर्ड्स 95% जीन जो पास आउट हो गया उस टेस्ट में और 5% इनएक्यूरेसी है। तो ऐसी सूरत में वो कहेंगे कि यार 95,000 जीन जो हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया का बायस नहीं बनते। हाँ, 5% जीन्स बनते हैं। 5% ऑफ 1,00,000 कितना होता है? 5,000। तो वो अपना जर्नल यूँ शाया करेंगे कि 5,000 जीन स्किज़ोफ्रेनिया का बायस बनते हैं इंसानी जिस्म में। अब हालांकि बेसिकली सिर्फ 10 मोस्ट प्रोबेबली 10 जीन्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट की इनएक्यूरेसी को वो इसमें ज़ाहिर कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एक और सिनेरियो आप इमेजिन करें कि जो ग्रीन जेली बीन्स होती हैं वो एक्नी फैलाती हैं, एक्नी का बायस बनती हैं ग्रीन जेली बीन्स। तो ये एक हाइपोथेसिस है। अब इस हाइपोथेसिस को 20 लैब्स में टेस्ट किया गया। 20 लैब में जब टेस्ट किया गया इस हाइपोथेसिस को कि जो ग्रीन जेली बीन्स हैं वो एक्नी का बायस बनती हैं या नहीं बनती, 19 लैब में उन्हें कोई सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट नहीं मिला, मतलब कि कोई रिलेशन नहीं मिला ग्रीन जेली बीन्स का एक्नी की बीमारी के साथ। उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने पब्लिश नहीं किए अपने रिज़ल्ट। एक लैब जो थी जिन्होंने उसमें उनको कोई ना कोई वो सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट मिल गया, उन्होंने अपनी रिसर्च पब्लिश कर दी सारे डाटा के साथ। तो 19 लैब्स, 20 में से 19 लैब जिनको कोई उसमें कोरिलेशन नज़र नहीं आया, उन्होंने रिसर्च पब्लिश ही नहीं की, ना किसी को बताया। ज़ाहिरी बात है यही साइंस की दुनिया में हुआ करता है। और जिस एक लैब को 20 में से एक लैब को किसी और वजह से, कोई भी उसके पीछे वजह हो सकती है, किसी गलत इंस्ट्रूमेंट की वजह से या किसी टूल की वजह से या प्रोबेबिलिटी की वजह से उन्हें कोई ना कोई वो उनके दरमियान लिंक मिल गया एक्नी का और ग्रीन जेली बीन्स का, उन्होंने फ़ौरन उस रिज़ल्ट को पब्लिश कर दिया। तो
इससे होता क्या है कि गलत चीज़ें सामने आती हैं। और अब वो ज़ाहिरी बात है, उन्हें तो यूँ करना चाहिए था कि 19 लैब का रिज़ल्ट भी पेश करना चाहिए था और एक लैब का भी। तो इससे यही नतीजा पैदा होता कि इनके दरमियान कोई ज़्यादा लिंक नहीं है ग्रीन जेली बीन्स और एक्ने की बीमारी के दरमियान, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ जो रिसर्च जर्नल्स होते हैं वो फॉल्स होते हैं। 10वें चैप्टर का नाम है आर यू देयर गॉड इट्स मी, यानी या खुदा क्या तुम यहाँ मौजूद हो। इसमें बहुत ज़्यादा बातें की गई हैं, ख़ास तौर पे खुदा की एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी पर, प्रोबेबिलिटी पर। तो इसके अलावा बाइस यानी इन्फेरेंस पे बात की गई है। खैर वो ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है। अब अगर हम इस को देखें, गॉड की एग्जिस्टेंस को देखें, तो इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़, कुछ प्रोबेबिलिटी हैं। हम इसमें अगर हम नंबर गेम चलाएं अपनी, तो फॉर एग्जांपल सपोज करें कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, एक है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो हमारा बहुत ज़्यादा मसला सॉल्व हो जाता है। गॉड एग्जिस्ट करता है, चलो उसने अपनी विल के मुताबिक ये चाहा है कि हम ऐसे बने, सो हम ऐसे बन गए। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि गॉड ने हम जैसे ही, यानी कि हम इंसान, हमारी शेप ही के क्रिएचर्स बनाने थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गेस करें कि 1 मिलियन मुख्तलिफ तरह की पॉसिबिलिटीज़ थी, ऑप्शंस थे खुदा के पास कि ये बनाऊँ या ये बनाऊँ या ये बनाऊँ, तो उसमें से उसने 1 मिलियन यानी 10 लाख ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा चूज़ किया और हमें सिलेक्ट कर लिया, चलो भी ये बना दिया खुदा ने। तो उससे ये हुआ कि चलो अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो हम जैसे इंसान और हमारी जैसी कायनात और हम इस कायनात के जो लाज हैं, वैसे लाज बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो आउट ऑफ 1 मिलियन है, 1 मिलियंथ पॉसिबिलिटी है। चलें अब हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं, गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमारे यूनिवर्स के और हमारी पॉसिबिलिटी के चांसेस क्या होंगे? भाई बहुत ज़्यादा कम रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि अब खुदा अगर मौजूद नहीं है तो फिर समझ नहीं आता कि आखिर ये इस तरह से कैसे खुद ब खुद फिज़िकल लॉज क्रिएट हुए और क्रिएशन एक्स निहिलो की जो टर्मिनोलॉजी है कि नथिंगनेस से ये पूरी कायनात जो है वो बन गई और हम वजूद में आ गए। चलें नंबर से खेलते हैं, हम कहते हैं कि कोई ना कोई छोटा सा टाइनी सा एक चांस मौजूद हो सकता है। चले जी हम कहते हैं कि 1 बिलियंथ चांस है गॉड किसी पर्सोनिफाइड कॉन्शियस गॉड के बगैर हमारे वजूद में होने का। 1 बिलियन चांस है, यानी 1 अरब का 1 अरबवां चांस है हमारी एग्जिस्टेंस का। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई। लेकिन इसके अलावा भी तो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? मे बी यहाँ पे एक पर्सोनिफाइड, एक पर्सनल गॉड होने की बजाय, एक पर्सोनिफाइड गॉड होने के बजाय बहुत ज़्यादा गॉड्स हों और उन्होंने मिलके कमेटी डाल के पूरी एक कमेटी तश्कील दी कि हम किस तरह की क्रिएचर बनाएं। और उनके पास अब चांसेस, फॉर एग्जांपल हर एक के अपने अपने थे, 10-10 लाख ऑप्शन थे हर एक गॉड के, लेकिन उन्होंने मिलके 1 लाख उनके पास ऑप्शन रह गए कि इसमें से हम कोई सिलेक्ट करते हैं। और उन 1 लाख में से 1 लाख ऑप्शन में से उन्होंने इस कायनात का और हमारा ऑप्शन चूज़ कर लिया। ये जॉर्डन एलन बर्ग का अपना ज़ाती नंबर है जो उन्होंने दिया है, मैं इसकी बहस में नहीं जाऊँगा। तो चलें अगर बहुत ज़्यादा गॉड्स हुए तो उसकी सूरत में हमारी पॉसिबिलिटी के चांसेस एग्जैक्टली हमारे जैसी दुनिया और हमारे जैसे क्रिएचर की पॉसिबिलिटी के चांसेस लाख में बन जाते हैं, 1/1,00,000। चलें जी, अब एक और भी तो सिनेरियो मौजूद हो सकता है, क्या सोचें ज़रा। मे बी अब ये ज़रा वो
आइडियाज़ चेक करें, मे बी हम महज एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो, हमारी जो दुनिया है ये महज एक सिमुलेशन हो, और इस पूरी दुनिया को कोई और इंसान आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस यूनिवर्स, आउट ऑफ दिस एवरीथिंग, वो इंसान इस सिमुलेशन को चला रहे हों, और उन इंसानों ने या इंसान जैसे क्रिएचर्स ने या इंसान जैसे इंटेलिजेंट बींग्स ने हमको बनाया हो, हमारी सिमुलेशन बनाई हो, हमारी कायनात बनाई हो। कंप्यूटर सिमुलेशन की ये जो पॉसिबिलिटी है अब ये कितनी बनती है, ये इसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर वो जो हम अपने हाइपोथेसिस में ये कह रहे हैं कि वो जो इंसान हैं, वो जो क्रिएटर्स हैं हमारे, वो भी हमारे जैसे होंगे, मतलब इंसान नुमा ही वो क्रिएचर्स होंगे, और उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो फिर हम इंसानों को, हम अपने जैसी सिमुलेशन इस दुनिया में बनाएं हमारी। इसके कितने चांसेस हैं? इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 4 पॉसिबिलिटीज़ को देखें, इसको अगर आप देखें तो सबसे पहले कौन सी आपके सामने आ जाती है? 4 सिनेरियोज, अगर गॉड एग्जिस्ट करता है, गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, या सिम्युलेशन, कंप्यूटर सिमुलेशन की बात हो रही है यहाँ पे। अगर पहले चीज़ है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ है, हम एग्जिस्ट नहीं करते और हम एग्जिस्ट करते हैं। अब जाहिर बात है, आप खुद से पूछें कि आप एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। ऑफ कोर्स यू एग्जिस्ट। सो ऐसी सूरत में ये पहले जो है सिनेरियो, इसको तो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, जाहिर बात है, वी डू एग्जिस्ट। दूसरा जो सिनेरियो है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, उस सूरत में हम इनकी पॉसिबिलिटी देखेंगे। अगर एक गॉड है तो हमारे एग्जिस्टेंस के चांसेस अकॉर्डिंग टू जॉर्डन एलेनबर्ग 1/million है। हमारे जो, अगर देयर इज़ नो गॉड, देन हमारी एग्जिस्टेंस के चांसेस, हमारे वर्ल्ड के चांसेस 1/billion है। अगर बहुत ज़्यादा गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं तो 1/lakh हैं, यानी इसका, इस पॉसिबिलिटी का 10वां हिस्सा है। और अगर कंप्यूटर सिमुलेशन है तो फिर इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ को छोड़ के इसकी पॉसिबिलिटी 1/4 है, यानी कि अगर ये 4 सिनेरियो है और उसमें से एक सिनेरियो ये हो गया, 1/4 कंप्यूटर सिमुलेशन की पॉसिबिलिटी है। तो ये नंबर की गेम है सारी, इसमें सिमुलेशन को उसने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। तो अब अगर आप इसको डीप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि उसने ये नंबर कैसे दिए, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप खुद जाके वो चैप्टर पढ़ें। चैप्टर नंबर है 10 इस बुक का, हाउ नॉट टू बी रॉन्ग का। खैर, अब हम आगे चलते हैं। तीसरा उसका जो पार्ट है इस बुक का, एक्सपेक्टेशन के नाम से, इसमें 11वां लेसन है, व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग टू विन द लॉटरी। यानी कि जब आप लॉटरी में पैसा लगा रहे होते हैं तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। वो बेसिकली यहाँ पे कह रहा है कि लॉटरी की जो सारी गेम है ना पीछे की, वो सारी नुकसानदेह गेम है। अगर आप लॉटरी पे पैसा लगाते हैं तो आप नुकसान कर रहे हैं अपना, मोस्ट इन द मोस्ट केसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसकी मिसाल यूँ दूंगा कि सपोज़ करें कि एक लॉटरी पे $6 मिलियन का इनाम है। एक लॉटरी का जो विनिंग प्राइस है वो $6 मिलियन है। तो अब जाहिर बात है, उन्होंने जो लॉटरी बनाने वाले हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉटरीज़ बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करते हैं उन्होंने 1 मिलियन टिकट्स उस लॉटरी की रखी हैं, यानी कि 1 मिलियन टिकट्स में से हर एक टिकट $1 की है, और उन 1 मिलियन यानी 10 लाख टिकटों में से एक टिकट जो है वो $6 मिलियन की प्राइस की है। अब आप खुद सोचें, तो अगर हम $1 की एक टिकट लेते हैं तो हम अपना फ़ायदा कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं? आप यूँ समझें कि अगर आप 10 लाख टिकटें इकट्ठी ले लेते हैं, आप $10 लाख दे के, किस लिए $10 लाख दे रहे हैं? कि चलो मुझे इनाम मिल जाए,
तो आप 10 लाख डॉलर्स दे के उस लॉटरी पर 6 लाख डॉलर ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या आप फ़ायदा कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप 10 लाख डॉलर दे के सिर्फ 6 लाख डॉलर ले रहे हैं, तो जाहिर बात है आप अपना नुकसान कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस इसका यही होगा कि आप $1 देकर और 60 सेंट्स ले रहे हैं वापस, या अगर आप पाकिस्तानी ज़बान में समझें तो आप ₹1 दे के 60 पैसे ले रहे हैं वापस। तो आप जाहिर बात है अपना नुकसान कर रहे हैं 40 पैसों का। तो लॉटरी की जो मैथमेटिक्स है वो ऐसे ही काम करती है। तो इन द मोस्ट केसेस लॉटरी नुकसानदेह है। आप ज़्यादा वैल्यू दे के कम वैल्यू ले रहे होते हैं। हाँ, एक चांस का वो जहाँ पे जिक्र करते हैं कि लकीली एक ऐसा दिन था 12 जुलाई 2005 का, जब जिस वक्त जो एक्सपेक्टिंग वैल्यू थी वहाँ अमेरिका में लॉटरी की, वो वहाँ की जो मशहूर एक लॉटरी का उनका स्कीम है, तो वहाँ पे उसकी जो एक्सपेक्टिंग वैल्यू थी वो $2 देकर $5.5 की एक्सपेक्टिंग वैल्यू उसकी थी। यानी कि आप $2 दे के आपको $5.5 का बैकअप मिल जाता था। तो ये बहुत रेयर केस हुआ था 12 जुलाई सन 2005 में, कि जब फिर MIT के स्टूडेंट्स ने उसकी जब मैथमेटिक्स निकाली तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे, हज़ारों डॉलर्स की टिकटें लेकर अच्छा पैसा बनाया। फिर हर $2 पे $3.5 उन्होंने बनाया ऊपर। तो ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन सिर्फ उस दिन के लिए। नहीं तो बाकी आप कभी भी ये लॉटरी लेंगे तो आप बेसिकली अपना लॉस कर रहे होते हैं। तो अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू के बारे में एक और एनालॉजी वो जो यहाँ पे देते हैं, एक और बात जो समझाना चाहते हैं वो ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू डजंट रिफ्लेक्ट द रिस्क इन अ गिवन बेट। यानी कि फॉर एग्जांपल आप एक बेट लगा रहे हैं और उस पर आप कहते हैं कि चलो एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है, तो ये अगर मेरे फ़ायदे में है तो चलो मैं ये लगा लेता हूँ लॉटरी। अब अगर आप एक सिनेरियो इमेजिन करें, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कहा जाए कि क्या आपके सामने दो केसेस रखे जाएं। पहला ये कि क्या आप विदाउट एनी टॉस $50,000 ले लेंगे, या दूसरा है कि क्या आप एक टॉस करेंगे 50/50 का, कि जिसमें से अगर आप विन कर गए उस टॉस में से तो आपको $2 लाख मिलेंगे, और अगर आप लूज़ कर गए तो आप $1 लाख हमें देंगे। जब आप मैथमेटिक्स इसकी निकालते हैं तो आप कहते हैं कि पहले केस में कि मैं बगैर किसी रिस्क के $50,000 आपसे पकड़ लेता हूँ, तो उसकी जो वैल्यू है वो 50,000 है उस सिनेरियो की। लेकिन अगर आप दूसरी ऑप्शन चूज़ करते हैं टॉस वाला, तो उस सूरत में अगर आप जीतते हैं तो आपको $2 लाख मिलते हैं, अगर आप हारते हैं तो आपको $1 लाख उनको देना पड़ेगा। जब आप उसकी निकालते हैं दूसरे ऑप्शन की मैथमेटिक्स, तो आप कहते हैं कि एक्सपेक्टिंग वैल्यू इस टॉस की वो ज़्यादा है $50,000 से। मेरे जीतने पे मुझे $2 लाख मिलेंगे और हारने पे $1 लाख मैं दूंगा। तो इसकी एक्सपेक्टिंग वैल्यू अगर आप यूँ करें तो 75,000 मैं गैस कर रहा हूँ, तो लेकिन 50,000 से ज़्यादा ही होगी इसकी वैल्यू। 75,000 आप फ़र्ज़ कर लें इसकी वैल्यू है। तो आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? आप 50,000 वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे या सेकंड 75,000 वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे? आप कहेंगे 75,000 वाला ऑप्शन बेटर है, लेकिन नहीं। एक्सपेक्टेड वैल्यू के अलावा आपको अपनी सिचुएशन को भी समझना है। कैसे? अब आपके पास पहले ज़्यादा मनी नहीं है, हज़ारों डॉलर आपके पास नहीं है आपके पास ज़ाती, और आप वो दूसरा जो ऑप्शन चूज़ करते हुए बेट लगा लेते हैं, शर्त लगा लेते हैं, और अगर आप 50-50 चांस है, आपके 50 चांस है आपके हारने का, अगर आप 50 वो चांस आपका चल गया कि आप हार गए, तो ऐसी सूरत में आप $50,000 कहाँ से देंगे भाई?
50,000 सॉरी $1,00,000 आपने देना है, वो $1,00,000 हारने पे आप कहाँ से देंगे? आप इतना उधार तक कहीं से नहीं ले सकते, ये पाकिस्तानी हिसाब से करोड़ों का पैसा बनता है। तो आपको ऐसी सूरत में वाइजली पहला ऑप्शन चूज़ करना होगा। आपको अपने सिनेरियो को देखते हुए, एक्सपेक्टिंग वैल्यू हालांकि उसकी कम है, उससे $25,000 कम है, लेकिन 50,000 एक विदाउट एनी रिस्क काम है। तो ये बात समझाना चाह रहे हैं जॉर्डन इलनबर्ग कि एक्सपेक्टेड वैल्यू की सिर्फ नहीं देखते, उसके अपनी सिचुएशन को भी, अपने बैकग्राउंड को भी देखते हैं लॉटरी में खेलते हुए। खैर, आगे चौथा जो इसका बाब है वो है रिग्रेशन के नाम से। इसमें जो बात वो करते हैं, अगर मैं इस पूरे पार्ट को एक कोजे में बंद करूं तो वो ये होगा कि एनी आउटकम इम्पैक्टेड बाय चांस रिग्रेसेस टू मीन, यानी कि कोई भी जो आउटकम होता है, कोई भी जो चीज़ वाक़ई होती है इस दुनिया में, अगर वो चांसेस से निकली है और बहुत ज़्यादा हाई या लो है, एक्सट्रीम पे है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने मीन की तरफ, अपने औसत की तरफ जाती है। मैं सिर्फ लफाजी कर रहा हूँ शायद आपकी नज़र में, मैं समझाता हूँ इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मिसाल यूँ है कि एक बार आप जो हैं, इसकी मिसाल देना भी ज़रा अब मुझे मसला हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये समझते हैं कि दो जो है ना वो टाल पेरेंट्स हैं, या एक और मिसाल लें कि एक शख्स जो है ना बड़ा जीनियस पैदा हुआ एक माशरे के अंदर। आइंस्टाइन ले लें, आइंस्टाइन जो है वो बहुत जीनियस पैदा हुए बाय चांस, उसकी जो है वो नेचर ने उसे जीनियस बनाया। लेकिन अब उससे जो नेक्स्ट उसकी जनरेशन होगी आइंस्टाइन की, क्या वो भी आइंस्टाइन की तरह जीनियस होगी? आइंस्टाइन की जो औलाद है क्या वो भी उस तरह जीनियस होगी? नहीं, वो एक नॉर्मल लेवल की इंटेलेक्ट रखेगी। उसकी जो फिर उसकी जो औलाद होगी वो भी एक नॉर्मल लेवल की इंटेलेक्ट रखेगी। वो जो एक चांस था कि वो जो आइंस्टाइन के जीनियस होने का, वो एक बाय लक बाय चांस, अगर वो अपनी एक्सट्रीम पे है, उसका आईक्यू ज़्यादा है, तो उससे जो नेक्स्ट चांस होगा उसकी जनरेशन का, वो अपनी मीन की तरफ, अपने औसत जो एवरेज वहाँ की सोसाइटी की इंटेलेक्ट होती है वहाँ ही रहेगा। तो ये मैं अपने तौर पे इस तरह ये एनालॉजी दे सका, यानी कि कोई भी जो बाय लक अगर कोई एक्सट्रीम पे कोई चांस बन जाता है, आपको कोई सक्सेस मिल जाती है, कोई बिजनेस जो है वो बाय लक बाय चांस ऊपर को चला जाता है, तो नेक्स्ट जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी कि वो दोबारा नीचे की तरफ अब एवरेज लेवल पे आए। यानी कि हर चीज़ जो है वो अपने एवरेज लेवल की तरफ आने की कोशिश करती है। ये इननेट इवेंट्स के अंदर, नेचर के अंदर ये चीज़ होती है कि वो एवरेज सोसाइटी उस सिस्टम की एवरेज की तरफ मूव करें। तो almost any condition in life that involves random fluctuation in time is potentially subject to the regression effect। और regression किसकी तरफ? regression कहते हैं कि नीचे को मीन की तरफ आना, अपने औसत की तरफ आना, इस लेसन के अंदर। खैर, आगे एक चैप्टर है डज लंग कैंसर मेक यू स्मोक सिगरेट्स, के बजाय इसके कि सिगरेट जो है वो लंग कैंसर की वजह बनता है, क्या ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लंग कैंसर की वजह से आप जो है वो लोग सिगरेट पीते हों, लोगों को सिगरेट की तलब होती हो? तो ये बस ना बेसिकली ऐसा है नहीं, लेकिन वो एक ना स्टेटिशियन का, एक मैथमेटिशियन था, उसने ये सवाल किया था पिछली सदी में, और उसने अपने ये जो है ना स्केप्टिसिज्म इस हवाले से रेज आउट किया था। और उसके पीछे वजह ये थी कि कोरिलेशन बिटवीन स्मोकिंग सिगरेट एंड लंग कैंसर उन्होंने कहा था, बजाय इसके कि इनमें के दरमियान काजेशन और में भी ये दोनों कोरिलेट सिर्फ कर रहे हों। अच्छा, कोरिलेशन और काजेशन में भी फ़र्क आप जान लीजिए
कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक मेरे हाथ में एक तरफ एक बॉल है और दूसरी तरफ एक सेब है, तो मैं उन दोनों को एक ही वक्त में छोड़ता हूँ तो वो दोनों एक ही वक्त में नीचे ज़मीन पे गिर जाएंगे। अब अगर मैं आपको कहूँ कि यार सेब और बाल और सेब दोनों गिरी हैं, तो सेब के गिरने की वजह से बाल गिरी है या बाल के गिरने की वजह से सेब गिरा है, तो आप कहेंगे कि ये वजह दरमियान में कहाँ से आ गई। अगर वहाँ पे एक बॉल ना भी होती तो सेब फिर भी गिरता। अगर ग्रेविटी उसकी वजह है, उसकी वजह ये नहीं है कि सेब बाल की वजह है या बाल सेब की वजह है, बल्कि ग्रेविटी दोनों की वजह है। तो इन दोनों में बाल के गिरने की वजह ग्रेविटी है और सेब के गिरने की वजह भी ग्रेविटी है। सो ग्रेविटी और सेब में काजेशन का रिलेशन है, बाल और सेब में काजेशन का रिलेशन है, लेकिन दोनों के दरमियान, बाल और सेब के दरमियान को रिलेशन का ताल्लुक है, यानी कि वो आपस में इवेंचुअली को रिलेट तो कर रहे हैं लेकिन आपस में उनके कोई काजेशन का, काज एंड इफेक्ट का रिलेशन नहीं है। तो इसी तरह से हम बहुत मोस्टली ना हमारी सोसाइटी में हम डिफरेंट इवेंट्स को जो साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में हो रहे होते हैं, हम उनको ये कह देते हैं, ये समझना स्टार्ट कर देते हैं मिसकंसेप्टली के इसके वजह से ये हुआ या इसके वजह से ये हुआ। तो ये महज एक ह्यूमन साइकी ऐसी है। खैर, तो आगे एक चैप्टर है देयर इज़ नो सच थिंग एज पब्लिक ओपिनियन, 17 चैप्टर है, ये बड़ा मज़ेदार है। कहते हैं कि अवामी राय जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अवाम की राय जो है वो इतनी ज़्यादा कंफ्यूज होती है, आप अगर सही डीप में समझने की तरफ जाएं तो आप जो है ना किसी वो नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। इतनी आपको ज़्यादा कंट्राडिक्शन और कन्फ्यूजन मिलेगी कि अवाम की राय है क्या, अवाम चाहती क्या है। People can have very contradictory opinions and they can even contradict themselves. लोग जो हैं वो इवन अपने आप को, अपने राय को जो है वो कंट्राडिक्ट कर रहे होते हैं, तजादात उनके राय के अंदर होते हैं। इसकी मिसाल वो यूँ देते हैं कि 2011 में CBS न्यूज़ ने एक पोल किया, एक पोल करवाया, आवाम की राय ली, तो 77% जो थे रिस्पोंडेंट, उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट का बजट है वो कम होना चाहिए, गवर्नमेंट को अपना बजट कम करना चाहिए, टैक्स कम लगाने चाहिए गवर्नमेंट को हमारे ऊपर। ये यूएस पब्लिक की बात हो रही है। यूएस पब्लिक में से 77% लोगों ने क्या कहा कि यूएस की गवर्नमेंट को हमारे ऊपर टैक्स कम लगाने चाहिए और अपना बजट कम करना चाहिए। अच्छा, एक महीने बाद प्यू रिसर्च ने दोबारा एक पोल कंडक्ट करवाया, तो लेकिन उन्होंने इस बार यूँ किया कि गवर्नमेंट बजट की बजाय उसको गवर्नमेंट बजट को 13 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मिलिट्री का बजट है, ये एजुकेशन का बजट है, ये हेल्थ का बजट है, वगैरह वगैरह। तो प्यू रिसर्च ने ये सवाल किया कि क्या गवर्नमेंट के बजट इन कैटेगरीज में कम होना चाहिए। अच्छा, अब ज़्यादातर लोगों ने, मोस्टली लोगों ने 11 कैटेगरीज को कहा कि इनमें गवर्नमेंट का बजट ज़्यादा होना चाहिए। पब्लिक ने क्या कहा कि हेल्थ में ज़्यादा होना चाहिए, मिलिट्री में ज़्यादा होना चाहिए, एजुकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो 13 में से 11 डिपार्टमेंट में पब्लिक ने कहा कि गवर्नमेंट का बजट बढ़ना चाहिए। तो हालांकि पिछली रिसर्च में उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट को टैक्स कम करते हुए बजट कम करना चाहिए, इस रिसर्च में वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को जब आपने कैटेगरीज की बात की तो उन्होंने कहा कि बजट ज़्यादा होना चाहिए। तो ये एक साफ कंट्राडिक्शन है। तो आवाम की राय बहुत ज़्यादा जो है ना, आवाम को खुद नहीं पता होता कि आखिर
हो क्या रहा है, हमसे क्या सवाल किया जा रहा है। और जब वो उसको डीप में देखते हैं तो उनकी बात कुछ और निकलती है, जब सुपरफिशियली उनसे पूछा जाता है तो वो और जवाब दे रहे होते हैं। खैर, तो ये चीज़ तो हो गई कि कंट्राडिक्शन अवाम में, पब्लिक ओपिनियन में मौजूद होता है। दूसरी चीज़ होती है कि पब्लिक ओपिनियन होती क्या है। अब मेजोरिटी को कहते हैं पब्लिक ओपिनियन। चलें देखते हैं। यहाँ पे जॉर्डन एलनबर्ग वो एक मिसाल देते हैं अमेरिकन इलेक्शन की, जो सन 2000 में हुआ, कि वहाँ पे 2000 में जो इलेक्शन हुआ उसमें 48.85% लोगों ने जॉर्ज बुश को वोट दिया। ठीक है, 48.85% लोगों ने जॉर्ज बुश को वोट दिया, और 48.84% लोगों ने, यानी कि 0.01 का फ़र्क है, 48.84% लोगों ने एल गोर को वोट दिया। फिर जो पीछे बच गए 1.6% लोग, सिर्फ 1.6% लोग, उन्होंने राल्फ नैडर को वोट दिया। अच्छा जी, अब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका 48.85% वाला, जो सिर्फ 0.01% ज़्यादा था एल गोर से, यानी कि जॉर्ज बुश जीत गए अमेरिकन इलेक्शन। जब आप ऐसे डीपली एनालाइज करें तो आपको मालूम होता है कि जो राल्फ नाडर को 1.6% वोट मिले थे, राल्फ नाडर जो था उसकी सिमिलैरिटी भी अल गोर के साथ बनती थी। यानी कि अगर राल्फ नाडर वहाँ पे मौजूद ना होता, वो इलेक्शन में खड़ा ना होता, तो मोस्ट प्रोबेबली जो राल्फ नाडर के वोटर्स थे वो अल गोर को वोट देते, वो उसके हक में जाते। उनकी आपस में कुछ सिमिलैरिटीज़ थी दोनों पॉलिटिशियंस की। तो इसका मतलब ये है कि अल गोर को जॉर्ज बुश पे फोकियत देने वाले जो हैं वो 48.84 प्लस 1.6% लोग हैं, जो ज़्यादा हैं उससे कि जिन्होंने डायरेक्ट जॉर्ज बुश को वोट दिया। यानी कि एल गोर को प्रेफर करने वाले ज़्यादा हैं कंपेयर टू जॉर्ज बुश, लेकिन उसके बावजूद अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस, क्योंकि जॉर्ज बुश को 0.1% ज़्यादा वोट मिले एल गोर से, इसलिए जॉर्ज बुश अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिससे आप देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर पब्लिक की ओपिनियन क्या है, पब्लिक चाहती क्या है। और ये डेमोक्रेसी का भी आपने इसमें देख लिया, एक पूरा ब्लाइंड स्पॉट। तो ये बुक बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली है। ये तो मैंने अभी चंद एक मतलब कि गिनती की मिसालें दी हैं या कंसेप्ट आपके सामने रखे हैं। इस बुक में आपको बेतहाशा कंसेप्ट मिलेंगे। हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में आपको जो है ना वो फील होगा कि यार ये कैसा मज़ेदार आइडिया इसमें बयान किया गया है, या ये बात पहले जो है मैं ने इस एंगल से क्यों नहीं सोचा। और आपको मैथमेटिक्स की पावर का आइडिया आपको हो सकेगा अगर आप इस बुक को एक बार पढ़ लें, या इसके जो अहम चैप्टर्स हैं उनको अगर आप एक बार देख लें। तो ये बुक बड़ी मज़ेदार है, हाउ नॉट टू बी रॉन्ग, द पावर ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग बाय जॉर्डन एलन बर्ग।